HFFC का आईपीओ आ चुका है, एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। अब मैं आपको एक चीज शॉर्ट में बता दूं तो हम यहाँ पे ना जबरदस्ती वीडियो लंबी नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफी आईपीओ के बारे में पहले ही जान चुके हैं। सबसे पहली चीज, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 20-25% के अराउंड बजट के बाद, लेकिन लिस्टिंग है सब कुछ, तो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो मेरी सजेशन रहेगी बिल्कुल लगाओ आईपीओ के अंदर पैसा। बहुत लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि हमें आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करना, क्योंकि आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वॉरेन बफेट ने कहा है। आई मीन इट्स प्योर स्टुपिडिटी। अगर आपको पता है कि पैसा बन रहा है तो फिर आपको बनाना चाहिए पैसा। आर्बिट्राज है मार्केट के अंदर तो पैसा बनाओ। आईपीओ के अंदर तभी इन्वेस्ट करना चाहिए हमें जब हमें लगे कि हाँ लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं, वरना तो सेकेंडरी मार्केट से जब वो लिस्ट हो जाएंगे आप उठा ही सकते हो। बर्गर किंग जैसे मैंने इन्वेस्ट किया था एंड लिस्टिंग पे मैंने उसके शेयर्स उठाए थे, तो मेरे को अगर आईपीओ में नहीं आया और मुझे था कि मुझे वो उठाने हैं कुछ एलोकेशन के हिसाब से छोटे टाइम फ्रेम के लिए, तो फिर मैंने उसको पिक कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। वही मैं कह रहा हूँ, लेट से अब जैसे IRFC का आईपीओ है, उसके अंदर हमें पता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। अगर 1-2 रुपए का प्रीमियम ही है और आपको है कि कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, फिर तो आप चलो लगा लो। बट अगर आपको है कि यू नो मैं शायद ही रखूं शायद ना रखूं, तो फिर उसको आईपीओ में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आईपीओ के अंदर हमेशा तभी पैसा लगाओ जब ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा हो। अगर वो प्रीमियम नहीं है तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। बजट की वजह से हो सकता है वॉलिटिलिटी रहे काफी ज्यादा। आज हमने मार्केट्स के अंदर देखा कि कैसी शार्प करेक्शन आई है, बाद में मतलब एकदम सेल ऑफ आया है जो, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड अगर आपको लगता है कि आपको पैसा बनेगा तभी आप इसके अंदर लगाएं। 20-25% अभी तो देखो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है। तो मैंने तो पर्सनली इसके अंदर एक लॉट के लिए एप्लीकेशन डाल दी है। एक लॉट के लिए क्यों डाली है? क्योंकि भयानक ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, तो जबरदस्ती अपनी 2 लाख तक की लिमिट को एक्सटेंड करने का फायदा नहीं। HNI कैटेगरी के अंदर भी मुझे लगता है कि काफी ओवर सब्सक्रिप्शन आ सकता है इसके अंदर, इसलिए मैं HNI कैटेगरी के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। प्लस मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें मेरे पास एक NBFC है, तो मैं तो लिस्टिंग गेन्स लूंगा और इसको बाय बाय कर दूंगा। तो दैट इज माय प्लान। आप लोगों के लिए क्या ये कंपनी अच्छी रहेगी लॉन्गर टर्म के लिए? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरी फेवरेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी ना, ग्रह फाइनेंस, वो तो एक्चुअली जा चुकी है बंधन के अंदर। तो वो तो उसके बदले तो हमें तो बंधन बैंक के शेयर्स मिले हुए हैं। बट द थिंग इज कि हाउसिंग फाइनेंस का जो बिजनेस है ना बहुत अच्छा है अगर आप ढंग से रन करो। तो इन लोगों का काफी फोकस है डिजिटल साइड पे और ऑटोमेट करने पे चीजों को, और काफी रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी इन्होंने डिजिटल कर रखा है। यानी कि सिस्टम्स जो इन्होंने बना रखे हैं, जो इन्होंने एल्गोरिदम्स डेवलप करी हुई है, उसके बेसिस पे काफी काम होता है। तो वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। बट ऐसी और भी कंपनीज हैं जो ये कर रही हैं। आई मीन बजाज फाइनेंस का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का ऐसे यूज किया कि आप सोच नहीं सकते। तो डेफिनेटली मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लंबे समय के लिए जाना चाहते हैं तो इस कंपनी का ना बेस बहुत छोटा है। बेस छोटा का मतलब क्या है कि कंपनी बहुत छोटी है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में ग्रोथ काफी अच्छी आपको दिख रही है। नेट एनपीएस 1% के नीचे हैं, 1% के नीचे रहें तो ही अच्छे रहते हैं। बट अभी हमें एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं पता। Q4 मैं कहूँगा पता चलेगी, Q4 के अंदर ढंग से पता चलेगी कि क्या डिफॉल्ट्स हैं, क्या बुरा हाल है, किधर कौन कितने पानी में है, सब हमें बाद में पता चलेगा। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं, 1 साल नंबर्स को ट्रैक करो। अगर नंबर्स ठीक लगते हैं तो बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज आपके पास बहुत ज्यादा और भी लिस्टेड हैं, आप उनको भी देख सकते हो। द बेस्ट वन बीइंग आई थिंक HDFC लिमिटेड, उसके बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो कंपनीज बहुत सारी हैं, आप दूसरों को भी देख सकते हो। एक चीज हमारे लिए देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये भी है कि इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हमेशा उस पर नजर रखना कि किस हिसाब से इनकी बढ़ रही है घट रही है। अगर लेट्स से कि HDFC लिमिटेड जितना कंपेटिटिवली पैसा उठा पाते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस जितना तो चलो शायद कोई भी नहीं उठा पाएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है उसे तो। बट लेट्स से कि अगर कंपेटिटिव भी है ये पैसा उठाने में, ऐसा नहीं है कि 11-12% पे पैसा उठा रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि फिर इनके पास इंटरेस्ट में मार्जिन आ जाते हैं अपने जो ये देते हैं, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहीं ना कहीं मेंटेन होने लगता है इन लोगों का। तो इन सब पे अगर आपकी नजर है तो फिर डेफिनेटली आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए भी सोच सकते हो सब्सक्राइब करने की। मेरे पास पर्सनली जगह नहीं है पोर्टफोलियो में, तो आई वोंट बी बाइंग दिस। आईपीओ के लिए मैंने लगा दिया है, इनफैक्ट घर में जितने भी अकाउंट्स हैं सबके थ्रू एक एक लॉट लगा दिया है मैंने। अब देखो जिसको भी आता है ठीक है। लिस्टिंग पे मैं बेच दूंगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो सकता है बजट की वजह से वॉलिटिलिटी ज्यादा हो तो लॉस हो रहा हो, अगर मेरे अकाउंट में आते हैं तो आई विल बी स्क्वेयरिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बहुत लोग ना बड़ा हवा सा बनाते हैं यूट्यूब पे कि माला माल बन जाओगे आईपीओ में लगा के। नहीं बनोगे। 15,000 रुपए का एक लॉट होता है, अगर 100% रिटर्न्स पे भी खुल जाए, जैसे आई थिंक मिसेस बेक्टर खुला था ऑलमोस्ट 100% पे, तो मैंने बेच दिए थे। तो आई थिंक 28,000 27,000 जो भी आए थे, 26,000 मेरे को ढंग से ध्यान नहीं, जो भी आए थे, तो उससे कोई माला माल थोड़ी बन जाएगा। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यस बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट टर्म में गेन्स मिल रहे हैं आपको, यार 15,000 लगा है उसको लगभग 15,000 कमा लो। इस केस में आप मानो कि 20% ही आपको मिलेगा, तो 15,000 के आपको 18,000 के अराउंड कहीं मिल सकते हैं।
₹3000 भी हम क्यों छोड़ें अगर हमें मिल रहे हैं कुछ दिनों में। सिंपल सी बात ये है। तो अगर लिस्टिंग पे गेन्स होते हैं और मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, लिस्टिंग पे लॉसेज होते हैं तो भी मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं लिस्टिंग डे के ऊपर नहीं रख रहा। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, वो डिपेंड करेगा आपकी रिस्क प्रोफाइल पे, आपके पोर्टफोलियो पे। तो उस सब को जानने के लिए अगर आप मनी क्राफ्ट से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मनी क्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो खुद से करिए। आपके पास पहले से एडवाइजर है तो उनको कंसल्ट करके करें ये सारा काम। हमेशा ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही आप काम करें और अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन या कैपिटल एलोकेशन मॉडल को बहुत ढंग से फॉलो करना जरूरी है। अगर आप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहते हैं तो गोल्ड मेंबर्स के लिए मैं डाल चुका हूं एंड आप गोल्ड मेंबरशिप लेके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। गोल्ड मेंबर के पर्क्स मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता, 2 एक्सक्लूसिव वीडियोस एंड 1 एक्सक्लूसिव पोस्ट गोल्ड मेंबर्स के लिए हर महीने जाता है। तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट जो उनके लिए वीडियो जा रही है वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर है। तो ये तो हो गई चलो मेंबरशिप की बात। कमिंग बैक टू द करंट आईपीओ, लिस्टिंग के लिए बिल्कुल लगाओ, लिस्टिंग गेन्स के लिए बिल्कुल लगाओ। पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं रखना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी पोर्टफोलियो एलोकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी में मेरे को ऐसा कोई रेड फ्लैग बड़ा नहीं दिखा कि मैं आपको आके यहाँ पे बताऊँ कि हाँ ये गड़बड़ लग रही है तो इसलिए मैं इससे दूर रह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल इसके अंदर आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स हो, मार्केट को दे दूंगा मैं तो लिस्टिंग गेन्स और निकल जाऊंगा। आप होल्ड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी जब तक 1-2 साल पुरानी नहीं हो जाती तो मेरे पास इसके ऊपर कोई मैं कहूँगा कवरेज नहीं है उस टाइप की। वैल्यूएशंस वगैरह ठीक है, वैल्यूएशंस आर नॉट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, कहीं ना कहीं मार्जिन छोड़ा हुआ है एंड कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर पैसा बनाने का मौका मिलेगा। अच्छा, इंडिगो पेंट्स का जो आईपीओ है उसके अंदर भी यही हुआ है कि उसके अंदर तो चलो वैल्यूएशन बहुत महंगी है बट उसका भी वही ना, बेस बहुत छोटा है तो उसके नेट प्रॉफिट की ग्रोथ बड़ी शानदार लग रही है। 90% की कैगर से ग्रोथ कर रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। तो बहुत ही अलग बिजनेसेस हैं। मैं को अगर एक बिजनेस खरीदना हो, कोई इनमें से एक ही खरीदना हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मुझे कोई ऑप्शन दे दे कि एक बिजनेस खरीदो तो मैं इंडिगो पेंट्स खरीदूंगा क्योंकि पेंट्स ज़्यादा स्ट्रक्चरल बिजनेस है, उसके अंदर ज़रा फ्रॉड्स और उन सब की दिक्कतें कम होती है, डिफॉल्ट्स के चांसेस नहीं होते, तो बिजनेस चलाना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू लेट्स से फाइनेंशियल बिजनेस, एक एनबीएफसी का बिजनेस, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का बिजनेस। बट द वैल्यूएशंस ऑफ इंडिगो पेंट्स इन माय ओपिनियन आर नॉट एट ऑल जस्टिफाइड एंड उसमें भी लिस्टिंग गेन्स होंगे तो हम तो भैया जयराम जी की कर देंगे। पोर्टफोलियो के ऑप्शंस में अगर आपके पास एशियन पेंट्स है और बर्जर पेंट्स हैं, आई थिंक दोज आर वे बेटर कंपनीज। बाकी देखेंगे रिटर्न रेशियोज वगैरह और प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से रहती है। अगर कंपनीज अच्छा करती हैं तो स्टॉक मार्केट का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि लिक्विडिटी होती है इसमें एंड अगर लिक्विडिटी है तो फिर आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, तो एंट्री एग्जिट बड़े आराम से हो जाती है। जैसे बहुत बार हमें भी कभी कभी लगता है ना कि अरे यार कंपनी बिगड़ गई है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, बेच दो, जैसे लगे कि नहीं ये तो ठीक है हमसे गलती हो गई वापस खरीद लो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैंने आपको ध्यान होगा कोविड क्रैश के टाइम पे जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने, अब क्लाइंट्स को तो पता ही है हमारे जिनसे भी डिस्कशन होती है, बट आई थिंक यूट्यूब पे भी बताया था मैंने कुछ रिलायंस अपने बेचने शुरू कर दिए थे बिकॉज क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया था, मेरे को पैसे लग रहा था कि मैं चर्न करके कहीं और डाल दूँ। बट जैसी फेसबुक की डील हुई मुझे समझ आ गया कि मुझसे गलती हो गई, तो मैंने उससे डबल क्वांटिटी खरीदी रिलायंस की और देखो रिटर्न्स कितनी शानदार रही है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में आप अपनी गलती मानो, बी हम्बल इनफ, गलती मानो और बहुत अच्छे से रिवॉर्ड मिलता है। गलती रेक्टिफाई करने की हिम्मत रखो बस। बहुत लोग क्या होते हैं कि उनको पता चल जाता है उनकी कंपनी गलत है, उन्होंने जो स्टॉक उठाया वो गलत है पोर्टफोलियो में, बट उसको बेच नहीं पाते, उसको चीज़ को ठीक नहीं कर पाते, तो वो जज्बा दिखाना पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। अगर वो आप हिम्मत दिखाओगे तो रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। तो गाइज आई थिंक दिस वुड बी मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन ऑन दी आईपीओ। मैंने पूरा ओपिनियन शेयर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको आईपीओ की जो नुआंसेस है ना, जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। बाकी मैं तो लगा रहा हूँ पैसा, लिस्टिंग गेन्स हो लिस्टिंग लॉसेज हो, आई विल बी स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजीशन ऑन द लिस्टिंग डे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज्वाइन बटन को दबाइए और मेंबरशिप्स देखिए कि अलग अलग हैं। प्राइस एक्शन का अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकेंड के बैचेस होते हैं, ऑनलाइन हम पढ़ते हैं, 4 से 6 घंटे का प्रोग्राम रहता है एंड मैं उसके अंदर आपको चार्ट रीडिंग बहुत ढंग से सिखाता हूँ। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी और एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चार्ट्स रीड करना सीख जाओगे और आपको चार्ट समझ आने लगेंगे। तो एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं कहूँगा द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट, इवन फॉर मैं कहूँगा कि एडवाइजरी पर्पस के हिसाब से, क्योंकि मनी क्राफ्ट ही मेरी फर्म है तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो है ही प्रोफेशनली, बट द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल एजुकेशनल नीड्स। So thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye.